मैं प्रशांत शुक्ला आज आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि अगर दिल्ली एनसीआर रीजन में कोई अपने बलबूते पे एयर पोल्यूशन को कम करने की कोई मशीन बना दे तो आप उसको कितनी इज्जत दोगे? हिमाचल में बादलों के फटने और लैंड स्लाइडिंग को रोकने का कोई एक तरीका निकाल ले तो आप उसे भगवान मानोगे कि नहीं? रेगिस्तान के मरुभूमि में कोई पानी का नया स्रोत ढूंढ निकाले केवल अपने बलबूते पे तो आप उसे कितनी अहमियत दोगे, उसको कितनी दाद दोगे? दोस्तों, इस भूमिका के बाद मैं लेह लद्दाख के ड्राई एंड डेजर्ट कोल्ड एरिया के सर सोनम वांगचुक की बात करता हूं। जी हां, आमिर खान के सुपरहिट पिक्चर 3 इडियट्स के फुंगसुक वांगडू की। हालांकि वो सर सोनम वांगचुक इस बात से इनकार करते हैं, लेकिन फिर भी सच्चाई यही है कि 3 इडियट्स के मेन कैरेक्टर को उन्हीं पे फिल्माया गया है, जिन्होंने न जाने कितने ऐसे काम किए हैं जिससे उनको जो विश्व प्रसिद्धि मिली है। वो तो अलग बात, सबसे बड़ी चीज़ मिली वो लेह लद्दाख के लोगों में उनके प्रति बेइंतहा मोहब्बत और सम्मान। यह अलग बात है कि अपने देश के राजनीतिक महामारी से पीड़ित लोग उन्हें कुछ नहीं समझते, उन्हें न जाने क्या क्या कहते हैं, और शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए अनशन पे बैठे तो उन्हें चादरों में लपेट के कैदियों की तरह अस्पताल भेज दिया गया। मित्रों, मेरे इस वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी राजनीतिक विवाद में नहीं पड़ना है, बल्कि सोनम वांगचुक के जीवन की संघर्ष यात्रा को बताना है, और यह बताना है कि अगर आपके दिल में जज्बा है तो आप कुछ भी कर गुजर सकते हो। मित्रों, इस वीडियो में मैं सर सोनम वांगचुक के जीवन की संघर्ष गाथा लेकर आया हूँ। उनके द्वारा बनाए गए विश्व के बेमिसाल तरह के स्कूल की परत दर परत कहानी बताऊंगा। उनके द्वारा किस तरह एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया गया जो लद्दाख के 15-16 गांवों में जल की आपूर्ति करता है। मैं बताऊंगा कि कैसे उन्होंने -20 -30 डिग्री सेंटीग्रेड के लेह लद्दाख में इंडियन आर्मी के लिए +20 +30 का एक टेंट बनाया। लेकिन इसके बावजूद भी अजीब सी बात है, देश उन्हें कहता है कि वो देशद्रोही हैं। सरकारें उनके प्रति इतनी निष्ठुर और अन्याय क्यों करती हैं? दोस्तों, सोनम वांगचुक नाम के एक इंजीनियर, इनोवेटर, टीचर और सोशल वर्कर का जन्म होता है 1966 में लद्दाख के एक 5 घरों वाले गांव में। एक अलग बात बताना चाहूँगा, यही वर्ष था सर होमी जहांगीर भाभा के प्लेन क्रैश में दुर्घटना से मृत्यु की, जिसकी एक अलग वीडियो मैं बना चुका हूँ और उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। पिता सोनम वांग्याल जो शुरू में ही एक सामाजिक कार्यकर्ता रहते हैं और बाद में इंदिरा गांधी सरकार में जम्मू कश्मीर के एक मंत्री बनते हैं। लोगों की भलाई के लिए लोगों से जुड़ना, सरकारों से लड़ना सोनम वांगचुक को शायद अपने पिता से धरोहर के रूप में मिला था, क्योंकि इनके पिता सोनम वांग्याल भी लद्दाख के लोगों को अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किए थे और एक लंबे आमरण अनशन पर बैठे थे। और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी दिल्ली में उनका अनशन तुड़वाने और उनकी बात सुनने आई थीं, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। दोस्तों, अगर यह कहा जाए कि उनकी प्राथमिक शिक्षा इनकी माँ के द्वारा और प्रकृति के द्वारा हुई थी तो गलत नहीं होगा। लद्दाख में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था न होने के कारण इनके पिता इनको श्रीनगर ले आए, और जब इनकी उम्र मात्र 7 या 8 वर्ष की थी तो जम्मू के स्कूल में
उनकी स्थिति ठीक वैसी ही थी जैसे 3 इडियट में दिखाए गए दृश्यों में वहाँ अध्यापकों के द्वारा रटे रटाए उत्तर ही उन टीचर्स को अच्छे लगते थे। इनके मौलिक उत्तरों में अध्यापकों की कोई रुचि नहीं थी। अपने एक इंटरव्यू में सोनम वांगचुक इसे अपनी जिंदगी का काला दिन कहते हैं। और शायद इसीलिए वो अपने पिता को बताए बगैर उस स्कूल से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले लेते हैं और सीधे चल निकलते हैं वो दिल्ली के लिए। रास्ते में 4 बार उन्हें बस बदलनी पड़ती है और जानते हैं उस समय उनकी उम्र क्या थी? 8वीं पास, तकरीबन 11-12 वर्ष के करीब। लेकिन इरादे मजबूत थे, उद्देश्य साफ था। बस में ही उन्हें पता चलता है कि दिल्ली में जम्मू कश्मीर के बच्चों के ठहरने की एक व्यवस्था है। पहले तो सीधे उस स्थान पे जाते हैं और वहाँ पता चलता है कि जनकपुरी विशिष्ट केंद्रीय विद्यालय में लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर के बच्चों का एडमिशन होता है। लेकिन ये भी पता चलता है कि वहाँ पे एक लंबी कतार है, एक वेटिंग लिस्ट है और इंतज़ार करना इनके स्वभाव में शामिल नहीं था। तो बस वो सीधे पहुँच जाते हैं उस केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल साहब के पास। पूछा जाता है कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, सबका बेटूक आंसर था उनके पास। प्रिंसिपल साहब से वो साफ शब्दों में कहते हैं मुझे तो एडमिशन यहीं लेना है। उनके इस फौलादी और अडिग इरादे के सामने प्रिंसिपल साहब को झुकना ही पड़ा। उन्हें ग्रेड 9th में एडमिशन मिलता है और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लेते हैं और उसी साल उन्हें मिलती है 1 क्लास की प्रमोशन और सीधे क्लास 10th में दाखिला होता है उनका। क्लास 10th से 9th में खैर एडमिशन उन्होंने लिया था। 12th तक इसी विद्यालय में उनकी पढ़ाई होती है और फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू उनका रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जम्मू में दाखिला होता है। वहाँ से बीटेक की पढ़ाई शुरू करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। अपने एक इंटरव्यू में सोनम वांगचुक बताते हैं कि पहले इस रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में, जिसे अब NIT जम्मू का नाम दिया गया है, बड़े ओहदे वाले और मंत्रियों के बच्चों का एडमिशन सीधे हो जाया करता था। उनके पिताजी भी उस समय मंत्री बन गए थे जम्मू के, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने पिता के पद का इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ मैं एक रोचक प्रसंग की चर्चा करना जरूरी समझता हूँ। वो ये कि जब उनसे इंटरव्यू में एक मेंबर ने पूछा कि आपके पिता का नाम सोनम वांग्याल है, क्या आप मिनिस्टर सोनम वांग्याल के बेटे हो? तो वो तुरंत कहते हैं नहीं, मैं एक किसान का बेटा हूँ, मेरे भी पिता का नाम सोनम वांग्याल है। खैर बीटेक की डिग्री मिलती है जो पिता को बिल्कुल पसंद नहीं। वो उन्हें मेडिकल की पढ़ाई कराना चाहते थे और अब साहब कहते हैं मुझे नौकरी नहीं करनी, मालिकी करनी है। तो फिर पिता का वही जवाब जो सारे पिताजी लोगों का होता है, अब मैं तुम्हें एक भी पैसे नहीं दूंगा। सोनम वांगचुक को शायद ऐसी चुनौतियां बिल्कुल परेशान नहीं करती थी। वो तुरंत ही एक नई सोच और नया रास्ता बना लेते थे। वह लेह में 10वीं क्लास के बच्चों का शोषण पहले भी देख चुके थे कि किस तरह सरकारी स्कूल के अध्यापक ट्यूशन के नाम पे उन्हें परेशान करते हैं और स्कूल में पढ़ाते ही नहीं। और शायद इसीलिए 10वीं का परीक्षा फल 97% फेल का होता था। सोनम वांगचुक ले जाते हैं, वहाँ 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं और इसी समय उनके दिमाग में एक स्कूल की परिकल्पना उपजती है जिसमें फेल बच्चों को एडमिशन दिया जाए, पास वालों को नहीं। जी हाँ, पढ़ाने की इस प्रक्रिया में
उनके लिए सीखने की प्रक्रिया ज़्यादा शामिल थी। वो पूरे पाठ्यक्रम को देखते हैं और विचलित हो जाते हैं। वो इसलिए कि मानसून, वातावरण, क्षेत्र के रहन सहन का पाठ्यक्रम से कोई तालमेल ही नहीं था। सब उल्टा पलटा, जी हाँ, सब उल्टा पलटा। एक वानगी के तौर पे मैं बताता हूँ कि जहाँ तापक्रम -30 डिग्री सेल्सियस होता है, वहाँ का बच्चा भला इलेक्ट्रिकल फैन के प्रिंसिपल और एयर कंडीशनर की वर्किंग को कैसे समझ पाएगा, क्योंकि वो तो मानते हैं लर्निंग इज ओनली बाय डूइंग, और सच भी है। उन्होंने किताबों को कंटेक्चुअल अर्थात संदर्भित बनाने की मांग रखी और ऑपरेशन न्यू होप कार्यक्रम की शुरुआत की। यहाँ बहुत ज़रूरी ये बताना कि सरकार का इस ऑपरेशन न्यू होप में पूरा साथ था। पाठ्यक्रम में आमूल चूल परिवर्तन किए गए और परिणामतः फेल होने वालों का प्रतिशत कम होने लगा। अपने 5 साथियों और भाई के साथ मिलकर स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, जिसको सेकमॉल कहते हैं, एक अद्वितीय और अद्भुत स्कूल की शुरुआत की। शिक्षा में सुधार के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। सोलर एनर्जी से चलने वाला एक स्कूल था। स्कूल की प्रमुख बातें मैं बताना चाहूँगा। इसमें जानवरों को पालने, खेती करने, सोलर पैनल की जानकारी, स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई, दूध उत्पादन, उस दूध उत्पादन की ट्रैकिंग इत्यादि इत्यादि सब शामिल थे। हर महीने स्कूल में बच्चों की एक सरकार बनती थी जो अध्यापकों की देख रेख में पूरे स्कूल को चलाते थे। निश्चित ही शिक्षा के क्षेत्र में ये एक क्रांतिकारी कदम माना जाता है। जो शिक्षा की दकियानूसी पद्धति थी उस पर एक तगड़ा प्रहार था। यहाँ तक कि फसलों में इस्तेमाल होने वाले बायो फर्टिलाइजर्स भी बच्चे खुद ही बनाते थे। जी हाँ, अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो ये ट्रेनिंग होती थी जॉब मेकर्स की, ना कि जॉब सीकर्स की। वो बार बार कहते थे कि शिक्षा नीति में परिवर्तन की जरूरत है और परिवर्तन सरकारें नहीं करती। जब तक जनता परिवर्तन की मांग नहीं करेगी, आखिर सरकार को पता कैसे चलेगा कि परिवर्तन किस दिशा में करना है। उनके स्कूल के कई एलुमनाई आज ऊंचे स्थानों पे हैं। उनमें से एक प्रमुख नाम है सेवांग रिगजिंग का, जो एक जाने माने पत्रकार है। उनकी सोच ही कुछ अलग थी। सोनम वांगचुक कहते हैं कि अगर मैदानी इलाकों में गड्ढे बना के, तालाब पोखरों को बना के पानी को संग्रहित करने की व्यवस्था हो सकती है, तो लेह लद्दाख में आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स, जिन्हें आइस स्तूपास कहा जाता है, बनाकर क्यों नहीं गर्मी के दिनों में, जब यहाँ पे किसान खेती किसानी नहीं कर पाते हैं पानी की कमी की वजह से, तो बाय द मेल्टिंग ऑफ द आइस स्तूपास वाई वी कैन नॉट प्रोवाइड देम वाटर। और आज उन्हीं आइस स्तूपास की मदद से लद्दाख के 15 से 16 गांव में किसान खुशहाल हैं, उनकी खेती होती है, पानी की कोई क्राइसिस नहीं है। हालांकि छोटे मोटे कुछ आइस स्तूपास लद्दाख में मौजूद थे, लेकिन वो उस बृहद स्तर पे नहीं थे, वो डिजिटली ऑटोमेटेड नहीं थे, बस कहने के लिए वो आइस स्तूपास थे। सोनम वांगचुक के जो आइस स्तूपास हैं, उनकी ऊंचाई 20 से 25 मीटर होती है, जिसमें 1500 से 1600 लीटर पानी मिल सकता है। लद्दाख के अधिकतर क्षेत्रों में गर्मियों में इसी से खेती हो रही है। इसमें डिजिटल ऑटोमेशन का इतना बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है कि तापमान के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर,
द फ्लो ऑफ द रिवर इज डिसाइडेड। नदियों के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है तापमान के अनुसार। वो इसलिए कि दिन में जब तापमान ज़्यादा होता है तो पानी बर्फ में नहीं बदल पाएगा, इसलिए जैसे ही तापमान कम होता है वाटर पाइप्स के वाल्व्स खुल जाते हैं। यहाँ मैं पिक्चर के जरिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और पाइपों में पानी बहते हुए आइस स्तूपास के टॉप तक चला जाता है। मोटर्स लगे होते हैं जो उस पोटेंशियल एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं ऊपर जाने के लिए, और कम तापमान के कारण वहाँ जब वो स्प्रिंकल फॉर्म में छोटी छोटी बूंदों के रूप में आता है तो वो कंडेंस्ड हो जाता है, संघनित हो जाता है और बर्फ बन जाती है। दोस्तों, यहाँ गौरतलब है फ्रांस, चिली, कनाडा जैसे देश उन्हें इस तकनीक को जानने के लिए आमंत्रित किए हैं। उन्हें इसके लिए रोलेक्स अवार्ड दिया गया है, जिसे पर्यावरण के क्षेत्र का नोबेल प्राइज कहा जाता है। उनके सामाजिक कार्य को देखते हुए 2018 का रेमन मैग्सेसे, जिसे नोबेल प्राइज ऑफ एशिया कहा जाता है, मिल चुका है। 2016 में फ्रांस में सर्वश्रेष्ठ मकान बनाने के लिए इंटरनेशनल टेरा अवार्ड मिला। उन्होंने करके दिखाया कि मिट्टी की इमारत कैसे बनती है, जिसमें भीषण गर्मी में भी अंदर ठंड बनी रहती है और मजबूती तो बेमिसाल रहती है। इसके पहले 1917 में यूनिवर्सिटी हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स की स्थापना कर चुके थे, जिसका पूरा देखरेख उनकी पत्नी गीतांजलि करती है। यहाँ उनकी पत्नी गीतांजलि का संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। वो मूलतः उड़ीसा की रहने वाली हैं और 15 वर्षों तक डेनमार्क के एक कारपोरेट में काम किया है। शिक्षा में सुधारों से संबंधित एक अधिवेशन में उनकी मुलाकात होती है, वो प्रभावित होती हैं और उनके साथ जुड़ जाती हैं और उनके साथ भारत आने का निर्णय लेती हैं। यहाँ ये बताना बहुत ही ज़रूरी है कि आज तक सोनम वांगचुक अपने किसी भी इनोवेशन का पेटेंट नहीं कराए, जिसकी वजह बताते हैं कि वो उन्हें सार्वभौम बनाना चाहते हैं, यूनिवर्सल बनाना चाहते हैं, जनहित के लिए अधिकार का दावा कैसा। भारतीय सेना के रहने के लिए बनाए गए टेम्परेचर कंट्रोल टेंट की चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। दोस्तों, अब मुझे चर्चा करनी है उनके द्वारा किए गए कुछ राजनीतिक सुधारों की। 2019 में आर्टिकल 370 हटता है, केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है, यूनियन टेरिटरी बनती है लेह और लद्दाख, और इसमें एक क्लॉज होता है 6th शेड्यूल का। 6th शेड्यूल में ये साफ साफ लिखा होता है कि केंद्र शासित प्रदेशों में वहाँ के पर्यावरण, वहाँ की संस्कृति जैसी चीज़ों की देख रेख, उनके बारे में कोई निर्णय बिना लोकल बॉडीज़ के परमिशन के, सलाह मशवरे के नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खनन माफियाओं का काम अभी भी जारी था और इसी पृष्ठभूमि में जन्म लेता है वहाँ लेह का आंदोलन। सोनम वांगचुक एक प्रबुद्ध नागरिक और अपनी जमीन से जुड़े होने के कारण इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और सरकार की आंख की किरकिरी बन जाते हैं। इनका इतिहास देखा जाता है कि ये हमेशा एक अच्छे जन समर्थक रहे। शिक्षा में उठाए गए सुधार हों, हर जगह इनकी बात मानी जाती है और शायद यही कारण रहता है कि इन्हें मनमोहन सिंह सरकार में एजुकेशन काउंसिल का मेंबर भी बनाया गया था। 2001 में हिल काउंसिल में एजुकेशन एडवाइज़र भी बनाया गया था। मनमोहन सिंह सरकार में ही टूरिज़्म पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी इन्हें मिली थी। खैर, 6th शेड्यूल
की अनदेखी करने के कारण, सरकार को जगाने के कारण ये एक बार फिर शिकार होते हैं सरकारी त्रासदी के। 2025 में लेह में जब वहाँ युवा व्यवस्था के प्रति असंतोष व्यक्त कर रहे थे, जो कि एक लोकतांत्रिक देश में एक सामान्य सी बात होती है, सरकार इसे अपना विरोध समझ बैठी और जब सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरते हैं तो उन्हें एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है और देशद्रोही और न जाने क्या क्या कहा जाता है। कई दिनों तक तो उन्हें हाउस अरेस्ट भी किया गया। दोस्तों, जुलाई 2026 में जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, उनका 26 दिन का भूख हड़ताल समाप्त हो गया है। जी हाँ, शिक्षा के लिए किए गए सार्थक प्रयासों की एक और कड़ी उनके प्रोफाइल में जुड़ गई है। हालांकि उनको जंतर मंतर से घसीट कर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोस्तों, लद्दाख के फ्रेजाइल इकोसिस्टम को बचाने वाले, परीक्षा और शिक्षा में सुधार करने वाले इस महान सेनानी को इस वीडियो के जरिए मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।